हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अभी तक मैंने आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया था। पिछले लेक्चर्स में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में हमने बात की थी। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि क्रिया कारक से उत्पाद किस तरीके से बना है। आपको मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्रिया कारक के बॉन्ड्स टूटते हैं, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट्स में नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब ये बॉन्ड्स किस तरह से टूटते हैं और किस तरह से नए बॉन्ड्स बन के प्रोडक्ट बनता है, इस बेसिस पे हमने सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 4 तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मानी योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उससे कोई भी एटम बाहर नहीं निकलता, कोई भी ग्रुप बाहर नहीं निकलता, बल्कि किसी दूसरे ग्रुप या एटम का रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में एडिशन हो जाता है, वो उसमें जुड़ जाता है। इन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हें हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है जिसे हम विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें जो क्रियाकारक मॉलिक्यूल है उसमें से कोई एटम या ग्रुप बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आके नहीं जुड़ता। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में से कोई ग्रुप या एटम बाहर निकल जाता है लेकिन उसकी जगह कुछ और आके नहीं जुड़ता। ऐसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होता है उसमें से कोई एटम या कोई ग्रुप बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पे दूसरा एटम या ग्रुप आके जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई चीज़, कोई ग्रुप या एटम मॉलिक्यूल से बाहर निकला और उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप या एटम आके जुड़ गया। जो चौथी तरह की रिएक्शन होती है उसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें से कोई ग्रुप एटम बाहर नहीं निकलता, उसकी जगह कोई ग्रुप एटम नहीं आता, ना कोई दूसरा ग्रुप या एटम उसके अंदर जुड़ता है, बल्कि उसी मॉलिक्यूल में से कोई परमाणु या ग्रुप अपनी जगह बदल लेता है। मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई एटम अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन चारों तरह के रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन से, योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। असंतृप्त जो कंपाउंड्स होते हैं, असंतृप्त कंपाउंड हम किसे कहते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जिन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वही कंपाउंड योगात्मक अभिक्रियाएं दे सकते हैं। इन रिएक्शंस में एक पाई बॉन्ड टूटता है। आपको पता है कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में होगा तो उसमें से एक बॉन्ड पाई होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा अगर डबल बॉन्ड है तो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। तो एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। इस तरह एक अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। मतलब जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेंगे, वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब एडिशन रिएक्शन फिर से 2 तरीके के होते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि अटैक करने वाली स्पीसीज़ कौन सी है। मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि की बात करते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है, कई पदों में होती है। उन सभी पदों में से जो ऐसा पद जिसमें कोई बाहर का कोई ग्रुप, कोई स्पीसीज़ आके अटैक करती है, उसको हम अटैकिंग स्पीसीज़ कहते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल हो सकती है।
तो अटैकिंग स्पीसीज़ न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, इस बेसिस पे हम एडिशन रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसी स्पीसीज़ को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइंस की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, मतलब एल्कीन और एल्काइंस पे हेलोजेंस का एडिशन। हेलोजेंस के एडिशन को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसके में ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई संकुल बनता है ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक एल्कीन है और ये हेलोजन है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन। जब ये एल्कीन के ऊपर ऐड होता है तो डाई हेलो व्युत्पन्न बनते हैं। ये जो एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उन सिग्मा बॉन्ड पे ये एक्स आके जुड़ जाते हैं। जो प्रोडक्ट बना वो देखिए एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अनसैचुरेटेड है, प्रोडक्ट एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरह एल्काइन में ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में एक X2 का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, एल्काइन से एल्कीन बनेगा, और सेकंड में एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा और एल्कीन से हमको ये सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। मतलब इसके अंदर 4 X आके जुड़ जाते हैं, दो इधर और दो इधर, और प्रोडक्ट बन जाता है एक सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ देखिए ये एथिलीन है, इथाइलिन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन हुआ और इथाइलिन ब्रोमाइड ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। एसिटिलीन के ऊपर क्लोरीन का एडिशन हुआ, फर्स्ट स्टेप में एक एल्कीन बना, डाइक्लोरोइथीन। सेकेंड स्टेप में इस एल्कीन ने फिर से क्लोरीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ एडिशन किया और टेट्राक्लोरोइथेन ये हमारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। इसका मैकेनिज्म पे आइए। सबसे पहले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ हेलोजन का एक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होता है। ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हेलोजन का मॉलिक्यूल है, ये इसके पाई बॉन्ड की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होके जब ये इसके पास आता है तो ब्रोमीन का या जो भी हेलोजन है वो पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित अवस्था में आ जाता है, पोलराइज्ड स्टेट में आ जाता है। तो ये जो पोलराइज्ड हेलोजन का मॉलिक्यूल होता है उसमें से एक हैलाइड का आयन निकल जाता है और एक साइक्लिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये देखिए, इसे हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये पाई कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल एल्कीन की तरफ आया है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे देखिए ये ब्रोमीन Br+, ये पोलराइज हो गया, यहाँ Br- है, यहाँ Br+ है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया Br+। ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होके इससे आके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये अटैच हो जाता है। इसको हम पाई संकुल कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन से अटैच्ड हुआ है ये। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ये बन गया एक सिग्मा संकुल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ये इन दोनों के साथ, दोनों कार्बन्स के साथ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसने बना लिए और इसको हम कहते हैं सिग्मा संकुल, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं और ब्रोमाइड बाहर है, ब्रोमाइड आयन बाहर है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ब्रोमीन के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इस पे प्लस चार्ज हट जाएगा ब्रोमीन पे और प्लस चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। कार्बन के प्लस चार्ज से
ये ब्रोमाइड आयन अट्रैक्ट होगा और ये इससे आके जुड़ जाएगा। अब देखिए इस तरफ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है, इसलिए ये वाला जो ब्रोमाइड आयन है वो विपरीत दिशा से ही आके अटैक कर सकता है। इस दिशा में ये अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इस कार्बन के साथ ये Br+ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक करेगा। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक कर सकता है, इसलिए हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ट्रांस आप सभी को पता है, सिस और ट्रांस जब अपोजिट डायरेक्शंस में ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांस। तो इस रिएक्शन को हम ट्रांस योगात्मक अभिक्रिया, ट्रांस एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये है हेलोजन्स का एडिशन जब हुआ एल्कीन्स और एल्काइंस पे। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई हैलाइड हो, HCl, HBr, HI, इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइंस पे होता है। तो यहाँ हम देखेंगे ये है एथीन के ऊपर एक हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन और हमें मिलता है इथाइल ब्रोमाइड। अगर ये HBr है तो यहाँ हमें मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड, अगर ये HCl है तो यहाँ मिलेगा इथाइल क्लोराइड। इसकी क्रिया विधि देखिए, मैकेनिज्म देखिए इसका। फर्स्ट स्टेप में ये जो पाई बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन के ऊपर चले जाते हैं। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स गए उस पर माइनस चार्ज, जिससे दूर इलेक्ट्रॉन्स गए उस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। यहाँ पे ये HX, ये आपको पता है पोलर होता है, ये X-, ये H+। जब HX इसके कांटेक्ट में आता है तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसलिए जो अटैक करने वाली स्पीसीज़ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H। ये H कहाँ पे जुड़ेगा? जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था उसके ऊपर जुड़ेगा, यहाँ पे ये देखिए। और हमें जो इंटरमीडिएट स्पीसीज़ मिलती है वो है एक कार्बोकेटायन। यहाँ इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया था, इस कार्बन पे प्लस चार्ज ही है, इस पे माइनस चार्ज था, उस माइनस चार्ज से ये H+ आके जुड़ गया, तो ये इंटरमीडिएट बना एक कार्बोकेटायन। ये वाला रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। जो स्लो स्टेप होता है वो अभिक्रिया की रेट को कंट्रोल करता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वेग को कंट्रोल करने वाला स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटायन इस X- के साथ योग कर लेता है। ये X- कहाँ जुड़ेगा? जाके इस C+ के ऊपर, और हमको प्रोडक्ट मिलता है एल्काइल हैलाइड। ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स का योग है, यहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ को एनकाउंटर करते हैं, वो है मार्कोनिकॉफ्स का रूल, नियम, मार्कोनिकॉफ्स लॉ। मार्कोनिकॉफ लॉ क्या है? यहाँ पे ज़रा देखिए, समझिए इस बात को। देखिए, अगर एल्कीन एक सममित एल्कीन है, सममित एल्कीन का मतलब दोनों कार्बन्स के साथ जो बाकी के दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तब तो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसमें किसी भी कार्बन पे H जुड़े, किसी पे भी X जुड़े, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ है एथीन। एथीन के ऊपर देखिए सिमेट्रिकल है ये, इस कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। अब HI को हमें इससे जोड़ना है। यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो किसी भी तरह से टूटे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएँ या इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएं, दोनों ही स्थितियों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, इथाइल आयोडाइड। सेम बात 2-ब्यूटीन के ऊपर है। यहाँ पे अगर इस कार्बन से H जुड़े और इससे I जुड़े, या इससे H जुड़े और इससे I जुड़े, दोनों ही स्थितियों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2-आयोडो-ब्यूटेन बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है? जब ये एडिशन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ देखिए, ये है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, C डबल बॉन्ड में इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है,
जबकि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HI का योग दो तरीके से हो सकता है। कौन से दो तरीके हैं? अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर जाते हैं, या ये टूट के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप में जो पहला एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 नंबर के कार्बन के ऊपर चले गए। इस पे आ गया माइनस चार्ज, इस पे आ गया प्लस चार्ज। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस पे I जुड़ेगा, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस पे H प्लस जुड़ेगा। प्रोडक्ट बना 1 आयोडोप्रोपेन। दूसरी स्थिति, जब कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स आ गए कार्बन नंबर 1 पे। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ I माइनस जुड़ेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ H जुड़ेगा। प्रोडक्ट बना 2 आयोडोप्रोपेन। अब इन दोनों सिचुएशंस में से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यहाँ आप देख सकते हैं 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। 1 आयोडोप्रोपेन भी बन सकता है और 2 आयोडोप्रोपेन भी बन सकता है। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज़ को समझाने के लिए मार्कानिकॉफ ने एक नियम दिया था। उनके नियम के बेसिस पे हम बहुत अच्छी तरीके से ये समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं होगा। जो सेकंड रिएक्शन है 2 आयोडोप्रोपेन जिसमें प्रोडक्ट बनता है, वही वाला रिएक्शन होगा। इसको किस तरीके से समझें? सबसे पहले आप मार्कानिकॉफ का नियम समझिए। मार्कानिकॉफ ने क्या नियम दिया था कि जब हाइड्रोजन हैलाइड का किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन होता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भाग माने X माइनस आयोडाइड या ब्रोमाइड उस कार्बन एटम के साथ जुड़ता है जिस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। मतलब जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन्स की संख्या कम हो। यहाँ देखिए C2 पे हाइड्रोजन है 1, C1 पे है 2 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ जो नेगेटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ऋण विद्युतीय भाग है, वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन्स की संख्या कम हो। इसको हम कहते हैं मार्कानिकॉफ का नियम। इसको और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ देखिए और एग्जाम्पल समझाए गए हैं। 1 ब्यूटीन के ऊपर HI को हमें एडिशन करना है। यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसको मान लीजिए हम C1 कार्बन कहते हैं, इसको C2 कार्बन कहते हैं। C2 कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, C1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है। ऋण विद्युतीय भाग है H माइनस, ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन्स की संख्या कम है। प्रोडक्ट बनेगा 2 आयोडो ब्यूटेन। इसी तरह से इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे C1 कार्बन कहें, इसे C2 कार्बन कहें। C2 कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, C1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। HI में से H जुड़ेगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन्स की संख्या ज़्यादा है, I जुड़ेगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन्स की संख्या कम है। प्रोडक्ट बना 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह एसिटिलीन पे HBr का जब हम एडिशन कराते हैं 2 स्टेप्स में होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइंस में पहले एल्कीन बनता है और उसके बाद एल्केन बनता है। यहाँ पे HBr का एडिशन कराइए। अभी एसिटिलीन सिमेट्रिकल है, किसी भी तरफ H जुड़ सकता है, किसी भी तरफ Br जुड़ सकता है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, फिनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्टेप में फिर से HBr का एडिशन हुआ। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है उस पे ब्रोमाइड जुड़ेगा। प्रोडक्ट बनेगा इथाइलिडीन ब्रोमाइड। यह है मार्कानिकॉफ का नियम। मार्कानिकॉफ के नियम का एक्सप्लेनेशन क्यों होता है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है। जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना था, अभी मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था, वो वाला कार्बोकेटाइन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होता है। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन के बारे में बताया था। तब हमने पढ़ा था
कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है वही इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझिए। फर्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो कार्बोकेटाइन हमारे पास ये वाला बनेगा। ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से फिर प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमाइड, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स टूट के इस कार्बन की बजाय इस कार्बन पे आते, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का H+ आके इससे जुड़ गया और ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना वो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इंटरमीडिएट यही बनेगा। रीज़न कार्बोकेटाइन क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है ये कार्बोकेटाइन वाले चैप्टर में मैं आपको लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। ये हुआ हमारा एडिशन हाइड्रो हैलोजेंस का। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे शॉर्ट नोट यूजुअली पूछा जाता है, पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट। पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? देखिए जो अभी हमने रिएक्शन ऊपर पढ़ा जिसमें हमने एल्कीन और एल्काइंस के ऊपर हाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ा था, हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन पढ़ा था। इसी रिएक्शन में यदि हम थोड़ी सी परऑक्साइड मिला दें, रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन में हमने थोड़ी सी परऑक्साइड मिला दी, तो अब जो रिएक्शन का मैकेनिज़्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बनेगा, उसके विपरीत बनेगा। इसलिए इसे हम विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ या पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि पर ऑक्साइड की वजह से ऐसा हुआ था। एग्जाम्पल देखिए, प्रोपीन पे हमने HBr का एडिशन कराया। अगर पर ऑक्साइड नहीं होता, इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते, इस पे माइनस चार्ज आता, इस पे प्लस चार्ज आता, जहाँ प्लस चार्ज आता वहाँ Br जुड़ जाता, मतलब Br इस सेकेंड कार्बन के ऊपर जुड़ता। लेकिन जैसे ही हमने परऑक्साइड मिलाया ये Br अब जाके जुड़ गया इस कार्बन के ऊपर, प्रोडक्ट बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट प्रोडक्ट बना है। तो इसको किस तरह से समझाया जा सकता है? इसको समझाया जा सकता है जब हम ये मान लें कि जो मैकेनिज़्म है वो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अभिक्रियाएं हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, 3 स्टेप्स में होता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो चेन को इनिशिएट करने वाला स्टेप होता है, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद होता है। हमने परऑक्साइड मिलाया था, परऑक्साइड का होमोलिटिक फिशन, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले लेक्चर्स में कि जब होमोलिटिक फिशन होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और प्रोडक्ट बनता है एक फ्री रेडिकल। तो यहाँ RO फ्री रेडिकल बना। नेक्स्ट स्टेप है श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप में जो फ्री रेडिकल बना था वो HBr के ऊपर अटैक करता है, ये हमें ब्रोमाइड फ्री रेडिकल मिला। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रोमाइड फ्री रेडिकल एल्कीन के ऊपर अटैक करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा होमोलिटिक फिशन होता है, समांश विखंडन होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। यहाँ समांश विखंडन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस C पे, एक इलेक्ट्रॉन इस C पे। अब ये Br फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन से आके जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि जब ये इस कार्बन से जुड़ता है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है। अगर ये इस वाले कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है, सेकेंडरी द्वितीयक मुक्तमूलक ज़्यादा स्टेबल होता है। हमेशा याद रखिए कि जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वही इंटरमीडिएट बनेगा। इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले पद में बनता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये फिर से HBr के ऊपर अटैक करेगा, एक Br फ्री रेडिकल बनेगा, एक H फ्री रेडिकल। ये H फ्री रेडिकल इस CH से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। फिर से यहाँ पे एक ब्रोमाइड का फ्री रेडिकल बन गया, ये रिएक्शन को आगे चलाता रहेगा।
लास्ट में श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद, जितने फ्री रेडिकल हैं वो आपस में मिलके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देंगे। इसे हम कहते हैं परऑक्साइड इफ़ेक्ट। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है और इस वजह से इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ नियम से अपोजिट बनता है। यहाँ एक बात और है, ये परऑक्साइड इफ़ेक्ट सिर्फ HBr के लिए ही पॉसिबल है। HI, HF और HCl में ये नहीं हो सकता। इसके रीज़न क्या है कि HBr की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 87 किलो कैलोरी पर मोल है और उसके कंपैरिजन में HCl की बॉन्ड एनर्जी 102 किलो कैलोरी पर मोल है। तो समांश विखंडन होना होता है, होमोलिटिक फिशन होना होता है परऑक्साइड से, तो वो होमोलिटिक फिशन HCl में नहीं हो पाता क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह HI की बॉन्ड एनर्जी हालांकि कम है, सिर्फ 71 किलो कैलोरी पर मोल है, HBr से कम है, लेकिन आयोडीन के जो फ्री रेडिकल बनते हैं और एल्कीन्स की रिएक्शन होती है वो ऊष्मा शोषी रिएक्शन होती है। ऊष्मा शोषी रिएक्शन का मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए HCl और HI दोनों में ही परऑक्साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें पहले अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक इलेक्ट्रोफाइल थी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने देखा यहाँ पे H+ ने पहले अटैक किया था, Br- बाद में जुड़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक न्यूक्लियोफाइल होती है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसी स्पीसीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किन कंपाउंड्स में होता है? देखिए, जब कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, मतलब जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया या नाइट्रोजन के साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अनसैचुरेशन दिख रहा है यहाँ, डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, इसलिए एडिशन रिएक्शन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक क्यों? क्योंकि अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ देखिए, हम कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे इसका। HCN का एडिशन हम यहाँ देखेंगे। HCN H+ और CN- में टूट सकता है क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं। मतलब यहाँ अटैकिंग स्पीसीज़ CN- है। फर्स्ट स्टेप में CN- अटैक करेगा और उसके बाद H+ करेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए। अच्छा, पहले बनता क्या है ये देखिए। OH, इस O से H आके जुड़ गया और CN जुड़ा इस कार्बन से, प्रोडक्ट बना साइनोहाइड्रेन। अब यहाँ देखिए मैकेनिज्म देखिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जब टूटते हैं, बॉन्ड जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे O के ऊपर। ये बन जाएगा O-। कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अटैक करने वाली स्पीसीज़ है CN-। CN- कहाँ अटैक करेगी? C+ के ऊपर। ये बना हमारा एक एनायन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन, ये स्टेप स्लो स्टेप है, मतलब रिएक्शन का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने वाला पद है। सेकेंड फास्ट स्टेप, ये H+ आके इस O- पे जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रीन। आज हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। एडिशन रिएक्शन अगर हम इसे समराइज़ करें, उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें अनसैचुरेशन होता है, असंतृप्तता होती है, पाई बॉन्ड्स होते हैं। एक पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। और एडिशन रिएक्शन 2 तरीके के पढ़े हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट अटैक करने वाली स्पीसीज़ है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन
और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।